हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पैराग्राफ 1 में दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको +3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन 0 मार्क्स आपको अवार्ड किया जाएगा। यह पर क्वेश्चन है। तो इस पैराग्राफ में टोटल दो क्वेश्चन हैं और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स है, मतलब ये ओवरऑल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्क का कोई प्रोविजन नहीं है। यह क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट सेक्शन में ये आता है, जहां पर आप इंट्रोपी चेंज और इंथैल्पी चेंज को एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पर ले जाते हैं। यह उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। यह कह क्या रहा है, द इंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट। इंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट। तो वाई एक्सिस पर दो इंट्रोपी का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर दिया हुआ है। तो इंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट फॉर फेज अल्फा एंड बीटा एट 1 बार प्रेशर। तो एक फेज अल्फा का इंट्रोपी को प्लॉट किया गया है और फेज बीटा के इंट्रोपी के डिफरेंस को प्लॉट किया गया है, ठीक है, ST माइनस S0। ठीक है, और यहाँ ST और S0 के बारे में क्या कर रहा है, ST एंड S0 आर इंट्रोपी ऑफ द फेजेस एट द टेम्परेचर T एंड 0 केल्विन। तो ये 0 केल्विन का जो भी फिक्स वैल्यू होगा उसको ST में से सब्सट्रैक्ट कर रहा है। वो इंट्रोपी है T केल्विन वाले जो वैल्यू में से वो सब्सट्रैक्ट करके ये प्लॉट किया गया है। तो दो फेजेस अल्फा एंड बीटा फेजेस के लिए आपको इंट्रोपी का जो डिफरेंस है वो वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर का साथ ये प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो दो प्लॉट दिए हुए हैं। तो यहाँ कह रहा है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर अल्फा टू बीटा फेज चेंजेस 600 केल्विन। तो कह रहा है कि यहाँ जब अल्फा फेज से ये बीटा फेज में जा रहा है ना, तो वो जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, वो 600 केल्विन है। इसी पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम रीच करेगा ना, ये इक्विलिब्रियम है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब जब वो फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 600 केल्विन। और प्रेशर तो पहले यह कह ही चुका है। प्रेशर क्या है, पूरा का पूरा ग्राफ जो है आपका 1 बार। प्रेशर क्या है, 1 बार, जो कि एक कांस्टेंट प्रेशर पर ये ग्राफ को प्लॉट किया गया है, ठीक है। और प्रेशर यहाँ पर क्या हो गया, 1 बार हो गया, ठीक है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर अल्फा टू बीटा फेज चेंजेस 600 केल्विन। और यहाँ पर Cp ऑफ बीटा माइनस Cp ऑफ अल्फा फेज का Cp क्या है, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। चूंकि ये यहाँ रिएक्शन कंडीशन क्या है, 1 बार पर है, इसलिए यहाँ पर जो Cp ऑफ फेज बीटा माइनस Cp ऑफ फेज अल्फा, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 जूल पर मोल पर केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पर मोल दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। पर मोल के डाटा से हम लोग क्या बोलेंगे, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है। और कहा है कि Cp ऑफ बीटा फेज माइनस Cp ऑफ अल्फा फेज is independent of temperature in the range 200 to 700 केल्विन। तो यहाँ पर कुछ 200 केल्विन होगा और 200 केल्विन से 700 केल्विन तक ये कह रहा है कि ये जो Cp का जो डिफरेंस है ना, Cp ऑफ बीटा फेज माइनस Cp ऑफ अल्फा फेज, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है इन द रेंज। एंड Cp अल्फा एंड Cp बीटा आर द हीट कैपेसिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा फेजेस, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो गया, Cp नाम हम लोग दे सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि द वैल्यू ऑफ इंट्रोपी चेंज एस बीटा माइनस एस अल्फा एट 300 केल्विन। अच्छा, एस बीटा माइनस एस अल्फा का जो वैल्यू हमें कहाँ निकालना है, 300 केल्विन पर निकालना है। अच्छा, यहाँ पर जो 600 केल्विन का जो डाटा है, यहाँ पर इंट्रोपी का वैल्यू, ये अल्फा फेज का, ये इंट्रोपी बीटा फेज का। तो 600 का ये वैल्यू, ये जो डिफरेंस होगा ना, वो 600 का इंट्रोपी चेंज का वैल्यू दे देगा। तो 600 पर जो इंट्रोपी चेंज ऑफ बीटा फेज और अल्फा फेज का तो वैल्यू पता चल जाएगा, लेकिन हमें उस वैल्यू को कहाँ ले जाना है, 300 केल्विन पर ले जाना है, ठीक है। और उसको सॉल्व करने के लिए ln2 का वैल्यू दिया हुआ है। ln2 का वैल्यू क्या होता है, 0.693 होता है, लेकिन यहाँ पर ln2 के वैल्यू को 0.69 लेने बोला है। और एस बीटा माइनस एस अल्फा एट 0 का वैल्यू 0 लेना है हमें एट 0 केल्विन। और ये तो हम लोग जानते हैं कि ये तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि इंट्रोपी ऑफ एनी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0 एट 0 केल्विन। तो दो फेजेस को जब 0 केल्विन पे ले जाएंगे तो उसकी इंट्रोपी का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है यहाँ का, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर बोला है कि इंथैल्पी चेंज फाइंड कीजिए, लेकिन वो इंथैल्पी चेंज भी कहाँ फाइंड करना है, वो 300 केल्विन
पर ही फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को आगे चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। इसका कंप्लीट थ्योरी और डिटेल में मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फर्स्ट टाइम जेईई एडवांस ने इस तरह से क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इंटायर क्वेश्चन को यहाँ दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये जो फेज ट्रांजिशन है, फेज ट्रांजिशन कहाँ पर हो रहा है? फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? 600 केल्विन। तो यह जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? यह सिर्फ 600 केल्विन पर है और प्रेशर का वैल्यू तो ऑलरेडी 1 बार क्वेश्चन में कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग वाई एक्सिस पर जो ये वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो बीटा फेज के लिए अगर इसके वाई एक्सिस का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, ये वैल्यू क्या है? वाई एक्सिस पर इसका वैल्यू 6 जूल पर मोल पर केल्विन है और यहाँ पर एस टी टेम्परेचर क्या है? 600 केल्विन है। तो हम लोग क्या लेंगे? एस बीटा के जगह पर एस बीटा फेज के लिए जब हम लोग अप्लाई करेंगे, इस पे बीटा फेज के लिए जब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो एस बीटा एट टी मतलब क्या है? यहाँ पर 600 केल्विन माइनस ए जीरो जो कि 0 केल्विन है। तो ये वैल्यू कितना आएगा? वाई एक्सिस पर वैल्यू 6 आएगा। इसी तरह हम लोग जब हम लोग अल्फा फेज के लिए अप्लाई करेंगे तो अल्फा फेज के लिए जो वैल्यू है हमारा कितना आएगा? ये 5 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस के डाटा को जस्ट ये लिखकर हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यू को एक बार हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो फर्स्ट वाले पार्ट में से सेकंड वाले पार्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट वाले पार्ट को मैं फर्स्ट वाले पार्ट से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया कि एस बीटा 600 केल्विन माइनस एस अल्फा 600 केल्विन माइनस, और ये वाला पार्ट में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा? एस बीटा एट 0 केल्विन माइनस एस अल्फा एट 0 केल्विन, और ये 6 माइनस 5, ये 6 माइनस 5। ठीक है, अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करें तो इसके बेस पर हम लोग जान रहे हैं कि एस बीटा एट 0 केल्विन माइनस एस अल्फा एट 0 केल्विन, यह वैल्यू जो है क्वेश्चन 1 में जो डाटा दिया हुआ था वह कह रहा है कि 0 केल्विन का अगर आप डाटा लेंगे, तो अगर ये 0 केल्विन का डाटा है, 0 केल्विन पर इंट्रोपी चेंज का डाटा है, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है। जब इसका वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट जब कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो एस बीटा 600 माइनस एस अल्फा 600, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 5, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एस बीटा 600 माइनस एस अल्फा 600, तो 600 केल्विन पर ये जो फेज ट्रांजिशन हो रहा है, उस केस में इंट्रोपी चेंज फ्रॉम अल्फा टू बीटा, अल्फा से बीटा जाने में फिर इसमें जो फेज ट्रांजिशन में जो इंट्रोपी चेंज हो रहा है, वो इंट्रोपी चेंज का वैल्यू हम लोगों ने इस ग्राफ के बेसिस पर और क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें इंथैल्पी चेंज निकालना है, इंथैल्पी चेंज एट 300 केल्विन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 600 केल्विन पर तो हमें इंट्रोपी चेंज पता है, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या निकालना है हमें कि ये सेम इंट्रोपी चेंज हमें निकालना है, लेकिन टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन पर निकालना है। तो 600 केल्विन का डाटा दिया हुआ है और हमें 300 केल्विन का इंट्रोपी चेंज निकालना है। इंट्रोपी चेंज निकालने के बाद हमें क्या निकालना है? इंथैल्पी चेंज भी निकालना है फॉर द फेज ट्रांजिशन। लेकिन वो फेज ट्रांजिशन कहाँ पर? वो जो डाटा हमें निकालना है वो 300 केल्विन का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर 600 केल्विन है, इस पॉइंट पर जब हमारा अल्फा और बीटा फेज के बीच इक्विलिब्रियम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो उस केस में जो इंट्रोपी चेंज का वैल्यू होता है उसे हम लोग क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्यू रिवर्सिबल का जो वैल्यू है, तो क्यू रिवर्सिबल का जो वैल्यू है यह क्या है? एक कांस्टेंट प्रेशर पर यह रिएक्शन हो रहा है, यह रिएक्शन क्या है? 1 बार पर हो रहा है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस at constant pressure, so heat absorbed at constant pressure is heat absorbed at constant pressure and fixed temperature यहाँ 600 केल्विन है, तो वहां पर वो जो वैल्यू हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग इंथैल्पी चेंज कर सकते हैं। तो इंथैल्पी चेंज अपॉन टी इसे लिख सकते हैं, इंथैल्पी चेंज अपॉन टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर अगर हम लोग इंथैल्पी चेंज निकालना चाहें कहाँ पर? जहां पर वो इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ये इक्विलिब्रियम पर का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या होगा? हम लोग को इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लेना होगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो भी हमारा ट्रॉपी चेंज का वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू लेना होगा। ठीक है, तो इसके बेस पर हम लोग को ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू चूंकि हमें पता है कि फेज ट्रांजिशन 600 केल्विन पर है, तो यहाँ पर इंट्रोपी चेंज का वैल्यू पता है और टेम्परेचर भी पता है कि टेम्परेचर 600 केल्विन है,
इंट्रोपी चेंज भी क्या है 600 केल्विन पर का ही डाटा जैसे ही हम लोग ले लेंगे तो हमें इंथैल्पी चेंज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कि 600 केल्विन पर इक्विलिब्रियम है, ट्रांजिशन इक्विलिब्रियम है, तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर से इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये वैल्यू कितना है, ऊपर में ये वैल्यू 1 जूल पर मोल पर केल्विन दिया हुआ है। तो इसके बेस पर जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया 600 जूल पर मोल हो गया। तो हमें दो वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने एनालिसिस के बेस पर दो वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसे देखें तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया कि हम लोगों ने सबसे पहले जो इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर या गिवन डाटा जो है इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोपी चेंज एट ट्रांजिशन पॉइंट जो कि 600 केल्विन पर जो इंट्रोपी चेंज था वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया। फिर अगला वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, इंथैल्पी चेंज भी 600 केल्विन पर निकाल लिया है। ठीक है, इंथैल्पी चेंज भी वैल्यू निकाल लिया है। और यहाँ पर क्या रहा है कि यहाँ पर प्रेशर क्या है, प्रेशर इंटायरली कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, 1 बार हमेशा ही कांस्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है कि सीपी का जो वैल्यू है डेल्टा सीपी, मतलब ये सीपी ऑफ फेज ट्रांजिशन, मतलब ये सीपी ऑफ अल्फा से अगर बीटा जाने के हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो सीपी ऑफ बीटा माइनस सीपी ऑफ अल्फा, ये वैल्यू कितना है 1 है। और ये वैल्यू क्या है 200 से 700 केल्विन के बीच क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो ये इस वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं, कहाँ पर, ये बिटवीन 200 टू 700 केल्विन पर। ठीक है, तो इसके बेसिस पर और कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर Lm2 का वैल्यू 0.69 लेना है। आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को में जो हमें फाइंड करना है, हम लोग फाइंड करने वाले पार्ट को एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमें एस बीटा माइनस एस अल्फा करना है जो कि फेज ट्रांजिशन के लिए है। जो फेज ट्रांजिशन अल्फा से बीटा फेज में जाने के लिए जो फेज ट्रांजिशन हो रहा है, इस फेज ट्रांजिशन में ये इक्विलिब्रियम कब था, ये इक्विलिब्रियम सिर्फ हमारा 600 केल्विन और 1 बार पे था। लेकिन हमें ये जो वैल्यू फाइंड करना है वो कहाँ फाइंड करना है, ये 300 केल्विन पर का वैल्यू है। तो ये फेज ट्रांजिशन में जो भी इंट्रोपी चेंज है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल फेज क्या है बीटा फेज माइनस अल्फा फेज का जो इंट्रोपी वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस लेना है, कहाँ पर, वो 300 केल्विन पर का डाटा हमें फाइंड करना है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है, सेम हमें इंथैल्पी चेंज फाइंड करना है, कहाँ पर, ये 300 केल्विन पर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। अच्छा, ये हम लोग देख लें कि ये जो हमें इंट्रोपी चेंज ये जो वैल्यू फाइंड करना है ये 300 केल्विन पर फाइंड करना है। और हम लोगों ने ऑलरेडी ग्राफ के बेसिस पर, वो ग्राफ से, क्वेश्चन में दिए हुए ग्राफ से हम लोगों ने 600 केल्विन का डाटा ये ऑलरेडी निकाल लिया है। ठीक है, और सेम हम लोगों ने इंथैल्पी का भी जो डाटा है वो इक्विलिब्रियम जो कि 600 केल्विन पर था उसका भी वैल्यू हमें पता है। तो हमें एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पर इंट्रोपी वैल्यू को ले जाना है, रिएक्शन की इंट्रोपी वैल्यू को ले जाना है और साथ साथ इंथैल्पी वैल्यू को भी ले जाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग इसे आगे फाइनली सॉल्व करना चाहेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को सॉल्व कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा जो डाटा दिया हुआ था और इंटरप्रिटेशन के बेस पर जो हमें डाटा निकला है ना, ये सारे डाटा को मैंने एक जगह लिख लिया है ना, एक जगह लिख लिया है। इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। और यहाँ जो हमें फाइंड करना है वो भी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो हम लोग को फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना चाहेंगे। तो इसमें हमें इंट्रोपी वैल्यू को क्या करना है, इंट्रोपी चेंज ऑफ एक रिएक्शन को फाइंड करना है जो कि अल्फा से बीटा फेज में फेज ट्रांजिशन हो रहा है। फेज ट्रांजिशन के रिएक्शन का इंट्रोपी चेंज का वैल्यू हमें 300 केल्विन पर फाइंड करना है और हमें 600 केल्विन पर का वैल्यू पता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करें, ये इस इक्वेशन को मैं आपके लिए ये डिराइव करना चाहूंगा। तो यहाँ पर हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और यहाँ पर हम लोग इंट्रोपी का मेजरमेंट करते कैसे हैं वो देखते हैं। इंट्रोपी चेंज कैसे मेजर किया जाता है, चेंज इन इंट्रोपी इज गिवन बाय हीट ऑब्जर्व्ड एट टेम्परेचर T है। तो अगर dq इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग इंट्रोपी चेंज को मेजर कर सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इंट्रोपी चेंज में हमेशा इनइक्वलिटी का साइन आता है। ठीक है, इनइक्वलिटी का साइन आता है। तो इंट्रोपी चेंज कैन ओनली बी मेजर्ड फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग मेजर कर सकते हैं और ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर पे ये हीट अगर रिवर्सिबली ऑब्जर्व होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हीट ऑब्जर्व रिवर्सिबली इसको लिख सकते हैं एनसीपी। एम का वैल्यू मतलब क्या है, ये मोलर हीट कैपेसिटी मैंने लिखा है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए एम हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, और ये dt है, यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल है।
ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n से मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ n से जब डिवाइड करें तो नंबर ऑफ मोल तो क्या है, कांस्टेंट है। तो एक बार इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, ये ds/n को हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं ds/n लिख सकते हैं, क्योंकि n यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। और s/n को हम लोग क्या लिख देंगे, s/n एंट्रोपी चेंज पर यूनिट मोल, इसे हम लोग मोलर एंट्रोपी लिख सकते हैं। तो ये d क्या है ना, ये d चेंज जो चेंज है वो क्या होगा, dsm हो जाएगा, dsm हो जाएगा, d चेंज इन मोलर एंट्रोपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ये लिख देंगे, ठीक है। इसे हम लोग dsm लिख सकते हैं, और ये cp/dt हो गया। तो ये एंट्रोपी चेंज वैल्यू है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। हम लोग इस तरीके से फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो है, ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ds जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे T1 टेम्परेचर पर, तो हमें क्या करना होगा, इसे इंटीग्रेट करना होगा। इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एसएम एट T1 टेम्परेचर और एसएम एट T2 टेम्परेचर। सो मोलर एंट्रोपी एट T1 टेम्परेचर और मोलर एंट्रोपी एट T2 टेम्परेचर। इसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, और साथ साथ राइट हैंड साइड वाले में भी जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये Cp को इस तरह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटर को इंटीग्रेशन हम लोग करें तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। और इसमें जो लिमिट का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, लिमिट का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो SMT2 माइनस SMT1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोलर एंट्रोपी एट T2 टेम्परेचर माइनस मोलर एंट्रोपी एट T1 टेम्परेचर, और ये इंटीग्रेशन के अंदर ये है, क्योंकि ये हमें पता नहीं है Cp कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ये रिलेशन आ गया, ठीक है। इस बेस पर ये जो टर्म है T2 टेम्परेचर का जो मोलर एंट्रोपी है उसको हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे। तो इसके बेस पर क्या हो जाएगा, ये SM मोलर एंट्रोपी एट T1 टेम्परेचर प्लस Cp का ये रिलेशन हो गया। तो ये रिलेशन क्या कर रहा है ना आपको, कि एक टेम्परेचर का अगर आपको मोलर एंट्रोपी पता है, एक टेम्परेचर का मोलर एंट्रोपी वैल्यू पता है, उसको दूसरे टेम्परेचर पर वैल्यू पर ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए, Cp का टेम्परेचर के साथ फंक्शन चाहिए है, और हमें ये इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग आगे चल के आगे एक रिएक्शन पर अप्लाई करना चाहेंगे। तो ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मोलर एंट्रोपी इज गिवन बाय इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन मिला ना, यही क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मोलर एंट्रोपी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यही इक्वेशन क्या करेगा, एक मोलर एंट्रोपी को दूसरे मोलर एंट्रोपी वैल्यू पर ले जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे कि इसे एक हम लोग रिएक्शन पे अप्लाई करना चाहते हैं। ये जो इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, अब हम इसे क्या एक इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे। दिस इक्वेशन अप्लाई टू ईच सब्सटेंस इन द रिएक्शन, है ना। ये जो इक्वेशन है, ये मोलर एंट्रोपी ये हर एक सब्सटेंस पर अप्लाई कर सकते हैं, रिएक्शन पे, रिएक्टेंट पर, प्रोडक्ट दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। सो द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटेन। तो अगर हम लोग एक रिएक्शन पर जब इस मोलर एंट्रोपी का जो टेम्परेचर का जो फंक्शन है ना, टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है, इसको अगर हम लोग पूरे रिएक्शन पे अप्लाई कर दें, तो रिएक्शन में जो भी हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हमें रिएक्टेंट का एंट्रोपी पता है, प्रोडक्ट का एंट्रोपी पता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ मोलर एंट्रोपी ऑफ उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट का लेते हैं माइनस समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोलर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स के, ये रिएक्टेंट के लिए करते हैं। ये सारा काम हम लोग रिएक्टेंट के लिए करते हैं। तो इस तरह से हम लोग करके क्या करते हैं ना, एक रिएक्शन का मोलर, तो रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो वो अगर हम लोग रिएक्शन के लिए अप्लाई करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ SM लिखा हुआ था ना, वहाँ उसके क्या हो जाएगा, ये पूरा रिएक्शन पर अप्लाई हो गया। तो रिएक्शन के लिए हम लोग डेल्टा रिएक्शन कर सकते हैं ना, डेल्टा रिएक्शन इन मोलर एंट्रोपी चेंज। तो यहाँ पर भी जो हमारा जो वैल्यू आएगा ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, तो टेम्परेचर तो एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे हम लोग ले जा रहे हैं। हम लोग को T1 का वैल्यू पता है, हम लोग T2 टेम्परेचर पे इसे ले जाना चाहते हैं। तो जब हम लोग इसे T1 से T2 ले जाएंगे, तो यहाँ पर जो हर रिएक्टेंट में एक्चुअली बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, और प्रोडक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो हर कंपोनेंट का हमें Cp का वैल्यू लेना होगा, और उस तरह से हमें उन दोनों का समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट करना होगा विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो वो जो हम लोग करेंगे ना, तो टेम्परेचर तो हमेशा सेम है, टेम्परेचर में तो उतना सेम वेरिएशन हो रहा है। तो Cp का क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ Cp ऑफ रिएक्टेंट विद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये लेने के बाद हम लोग का ये इक्वेशन बन जाएगा। अगर आप रिएक्शन के लिए लिखना चाहेंगे, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन के लिए हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा, और यही फंडामेंटल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को, यही इक्वेशन है, और ये इस इक्वेशन से हम लोग डायरेक्ट शुरू कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको ये इंटायर प्रोसेस बताया है कि कैसे ये इक्वेशन आता है, ठीक है। अब इसके बाद एक बार हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पर जब देखेंगे कि ये हमारा इक्वेशन 2 मिल चुका है,
और यहाँ पर अगर हमें ये पता चल रहा है कि जो Cp है वह इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाए इन द इंटीग्रेशन रेंज, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीग्रेशन रेंज T1 to T2 हो जाए, तो Cp वाले डेल्टा Cp m T को जो कि टेम्परेचर का फंक्शन है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। तो इसे हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। और इंटीग्रेशन के बाहर लेके जब हम लोग ये नॉर्मल dt बाई टी को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t होता है। और इस पर जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, है ना, t1 से t2 का जो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ln t2 बाई t1 हो जाएगा। तो यही हमारा इक्वेशन हो गया, यही हमारा मेन इक्वेशन हो गया। और इस इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी, स्टैंडर्ड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड मतलब 1 बार पर जो भी होता है, यहाँ रिएक्शन कंडीशन क्या है हमारा, 1 बार है हमेशा। तो हम लोग रिएक्शन के एंट्रोपी को एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पर ले जाने के लिए इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। और इस इक्वेशन में यह ध्यान रखना है कि डेल्टा आर CPm मोलर हीट कैपेसिटी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है, इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन द टेम्परेचर रेंज T1 to T2 केल्विन। T1 से T2 में यहाँ पर ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया था। तो यही हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है। इस इक्वेशन, ये अगर इक्वेशन आपको याद है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने फेज ट्रांजिशन का जो भी रिएक्शन है उस पर हम लोग ये अप्लाई करते हैं, जिससे हम लोग एक टेम्परेचर पे हमें वैल्यू पता था, ये इंट्रोपी चेंज का वैल्यू एट 600 केल्विन पर हमें पता है, 600 केल्विन पर ये वैल्यू पता है। हमें फाइंड क्या करना है 300 केल्विन पर। तो एक टेम्परेचर पर वैल्यू पता हो तो हम लोग डेल्टा आर Cp का वैल्यू अगर पता हो और टेम्परेचर का वैल्यू पता हो तो हम लोग उसका यूज करके एक टेम्परेचर के डाटा को दूसरे टेम्परेचर डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही काम हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जस्ट हमें अप्लाई करना है, इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज करना है। तो ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अगर याद नहीं भी है तो मैंने आपको डेरिवेशन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग अब जो हमारा फेज ट्रांजिशन है उस पर मैं लिख दूंगा। तो ये फेज इक्विलिब्रियम कहाँ पर था, ये तो हमारा फेज इक्विलिब्रियम कहाँ पर था, ये तो 600 केल्विन पर था और प्रेशर कितना है, 1 बार है, यहाँ पर था। लेकिन अब हम लोग इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं, दूसरे टेम्परेचर पर ले जाना चाहते हैं। तो ये टेम्परेचर पहले 600 केल्विन था T1, तो इसे हम लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं, अब 300 केल्विन पर हमें वैल्यू फाइंड करना है, यही वैल्यू हमें फाइंड करना था। और यहाँ पर जो भी डेल्टा M जो है, डेल्टा SM अल्फा टू बीटा फेज का ये जो फेज चेंज का रिएक्शन है और इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, ये टेम्परेचर क्या है, T2 टेम्परेचर का है। तो ये क्या होगा, जो भी हम लोग इंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, इंट्रोपी ऑफ फाइनल फेज माइनस इंट्रोपी ऑफ इनिशियल क्या था, बीटा फेज माइनस इंट्रोपी ऑफ अल्फा फेज करेंगे। तो ये T2 टेम्परेचर का है तो ये पूरा का पूरा T2 टेम्परेचर का डाटा होगा। उसी तरह अगर हमें ये वैल्यू लिखना है, ये T1 का हमें इंट्रोपी चेंज का वैल्यू चाहिए, तो क्या लेंगे हम लोग, ये सेम फाइनल फेज का T1 पर का इंट्रोपी लिखेंगे माइनस इनिशियल फेज क्या था, अल्फा फेज का वैल्यू T1 पे लिखेंगे। तो ये वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ये वैल्यू हमें जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है ना, ब्लू कलर का डाटा हमें पता है, ब्लू कलर का सारे डाटा हमें पता है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग इसे अप्लाई कर देते हैं। तो यह वैल्यू हमें फाइंड करना है और यह वैल्यू क्या है कि T1 टेम्परेचर क्या था, वो हमारा 600 केल्विन था, 600 केल्विन वाला डाटा हमें पता है, ठीक है। तो हमें T1 का वैल्यू 600 केल्विन पता है, 600 केल्विन पता है और T2 का वैल्यू 300 केल्विन पता है, ठीक है। इसके बेस पर जब हम लोग डाटा को पुट करेंगे, ये डाटा कितना दिया हुआ है, यह डाटा हमें ऑलरेडी नोन है कि ये वैल्यू 1 जूल पर मोल पर केल्विन है, ठीक है, 1 जूल पर मोल पर केल्विन है। और डेल्टा Cp फॉर अल्फा टू बीटा फेज ये कांस्टेंट है वैल्यू है, क्योंकि हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं 600 केल्विन से ये जो T1 था उसको कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग, T2 पर ले जा रहे हैं। T2 का वैल्यू 300 केल्विन है। तो इस रीजन में क्या हो रहा है, ये वैल्यू हमारा ये 200 से 700 केल्विन के बीच कांस्टेंट है। तो ये 200 से 700 केल्विन के बीच में ही 300 से 600 आ रहा है, तो ये भी वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए ये कांस्टेंट वाला वैल्यू हम लोग जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1 जूल पर मोल पर केल्विन का वैल्यू जो दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा Cp, ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln 300 केल्विन बाई 600 केल्विन, तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया, ln 1/2 हो गया। ln 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln 1 माइनस ln 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ln 1 का वैल्यू 0 होगा माइनस ln 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा
माइनस LN2 हो गया, ये वैल्यू माइनस LN2 हो गया, और माइनस LN2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, LN2 का वैल्यू कितना है 0.69, तो ये माइनस 0.69 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू ln1/2 का वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस 0.69 लिख देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वैल्यू को जब लिख देंगे माइनस 0.69, ये वैल्यू है, जब हम इसे सॉल्व करें जस्ट, तो सॉल्व करें तो ये वैल्यू यहाँ पर प्लस साइन था और यहाँ पर माइनस साइन है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये फाइनल 1 माइनस 0.69, ये यूनिट को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और इसके बेस पर फाइनल आंसर क्या आ गया, 0.31 जूल पर मोल पर केल्विन आ गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये फेज ट्रांजिशन के लिए, ये फेज ट्रांजिशन तो यहाँ हो नहीं रहा है, फिर भी इस पर हम लोगों ने 300 केल्विन पर के जब इस अल्फा फेज से बीटा फेज में जाने पर जो एंट्रोपी चेंज का वैल्यू कितना आएगा 300 केल्विन पर, ये वैल्यू 0.31 जूल पर मोल पर केल्विन आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो इसके बेस पर हमारा ये जो वैल्यू कितना आ गया 0.31 आ गया, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 0.31 फाइंड कर लिया। तो ये इसके लिए यही हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है। ठीक है, और ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली अप्लाई करके सिर्फ इतने पार्ट में ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मैंने पहले के स्टेप में आपको डेरिवेशन शो कर दिया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 में भी क्या है, हमें 600 केल्विन पर का इंथैल्पी चेंज का डाटा पता है, उसे हमें कहाँ ले जाना है, 300 केल्विन पर ले जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह से आगे भी सॉल्व। तो इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से फंडामेंटल स्टेप से शुरू करेंगे। मैं आपको वो इक्वेशन डिराइव करके बता दूंगा, जिससे आप आगे के और भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इंथैल्पी का मेजरमेंट कैसे करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट ऑब्जर्व होता है वही वैल्यू क्या देता है, एंट्रोपी का वैल्यू देता है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कांस्टेंट रहे ना, कांस्टेंट रहे, जैसे यहाँ प्रेशर क्या था 1 बार कांस्टेंट है, यहाँ 1 बार प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर जो भी हीट चेंज आएगा वो हीट चेंज का वैल्यू क्या देगा आपको, हीट चेंज को क्या लिख सकते हैं, mCp dt लिख सकते हैं, तो ये dH का वैल्यू मिल देगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर अगर n से मैं डिवाइड कर दूं, तो n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल तो हमेशा कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल अल्फा फेज से बीटा फेज जा रहा है, तो इन जनरल नंबर ऑफ मोल को 1 मोल मान लीजिए, या नंबर ऑफ मोल जो भी होगा तो h/n का वैल्यू क्या हो जाएगा, h/n को कांस्टेंट ले सकते हैं, तो इसके बेसिस पर हम लोग लिख सकते हैं कि इंथैल्पी पर यूनिट मोल, तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे, मोलर इंथैल्पी पर यूनिट मोल, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ये मोलर इंथैल्पी है, मोलर इंथैल्पी इक्वल टू Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt लिख सकें। ठीक है, और इसे हम लोग फाइंड करना चाहते हैं कि ये टेम्परेचर चेंज के साथ कैसे वेरी करेगा, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर यहाँ जो DH कंडीशन क्या, DH को इंटीग्रेट करेंगे, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इसका लिमिट लेंगे, ये मोलर इंथैल्पी एट T1 केल्विन से मोलर इंथैल्पी एट T2 केल्विन पर, और यहाँ पर Cp जो कि टेम्परेचर का इंजीनियर फंक्शन होता है, और ये dt के साथ ये इसका इंटीग्रेशन T1 से T2 टेम्परेचर तक करेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग इसे DH कंडीशन क्या होगा, DH कंडीशन H आएगा, और इसका लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रखने पर वैल्यू आ जाएगा। और इसी पार्ट को क्या करेंगे, जब हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ से इसी इक्वेशन को हम लोग आगे ले जाएंगे, ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इन जनरल टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मोलर इंथैल्पी इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी आइदर रिएक्टेंट का कोई पार्ट हो या कोई कंपोनेंट हो या प्रोडक्ट का कोई कंपोनेंट हो, तो उसका इंथैल्पी का वैल्यू, उसका मोलर इंथैल्पी टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करेगा, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उसका Cp का टेम्परेचर डिपेंडेंस फंक्शन पता है तो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, दिस कैन बी अप्लाइड टू ईच सब्सटेंस इन द रिएक्शन। इसके बेसिस पर हम लोग रिएक्शन का जब इंथैल्पी लिखेंगे, यहाँ जो रिएक्शन के लिए जब लिखेंगे, तो रिएक्शन के लिए भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको एंट्रोपी इक्वेशन बताया वैसे ही यहाँ लिखेंगे। और यहाँ डेल्टा R Cpt क्या है, ये क्या है, ये समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ये प्रोडक्ट है, और ये Cp ऑफ प्रोडक्ट है, Cp आई कंपोनेंट है, ये सारे क्या है, समेशन प्रोडक्ट का लेंगे माइनस समेशन क्या लेंगे आप Vi लेंगे, और Cp Vi लीजिए, ये सारे आप प्रोडक्ट के लिए निकालिए। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर
का डिफरेंस है, किसके लिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ लिया गया, ठीक है। तो ये चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरे रिएक्शन का हीट कैपेसिटी का चेंज है, ठीक है। तो ये है, तो ये सिमिलर रिएक्शन है, सिमिलर रिएक्शन ये आ गया। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ एस था वहाँ पर हमें डेल्टा अप्लाई कर देना है, रिएक्शन के लिए अप्लाई करने से। तो ये एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर 2 इज रिलेटेड टू एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 1 एट टेम्परेचर T1। और यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द रिएक्शन, मोलर हीट कैपेसिटी चेंज ऑफ द रिएक्शन, और ये इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा। और इसी इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पर डेल्टा आर सी पी एम, ये अगर ये वाला टर्म जो है हमारा अगर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाए तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके बेसिस पर यहाँ डी टी का इंटीग्रेशन तो सिंपल टी हो जाएगा, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने के बाद ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो यही हमारा फंडामेंटल इक्वेशन हो जाएगा कि जहाँ पर डेल्टा आर सी पी जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो एक इंथैल्पी वैल्यू अगर आपको दिया रहेगा, अगर एक टेम्परेचर पे T1 टेम्परेचर पे दिया हुआ है और ये डेल्टा आर सी पी का वैल्यू पता है, तो हम लोग जस्ट उसे डेल्टा आर सी पी को टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके डेल्टा एच T1 टर्म्स में ऐड कर देंगे, तो ये हम लोग सेकेंड टेम्परेचर पर इंथैल्पी चेंज का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा फंडामेंटल इक्वेशन बन गया, ठीक है। फंडामेंटल इक्वेशन 6 जो है यही हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है, इसी को अप्लाई करना है। तो अगर ये इक्वेशन याद है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप याद भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन का ही नाम क्या है, किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ इक्वेशन कहते हैं, जो कि इंथैल्पी के वैल्यू को, इंथैल्पी चेंज के वैल्यू को एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पर ले जाता है, ठीक है। और ये हम लोग कब अप्लाई करते हैं, ये जब यहाँ पर सीपी ऑफ रिएक्शन चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन जो दिया रहे, और यह यहाँ पर क्या है, यहाँ T1 से T2 के बीच का था, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर था, इसलिए हम लोगों ने इसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया। अदरवाइज आप इंटीग्रेशन के साथ में निकाल सकते हैं अगर आप इसे टेम्परेचर का फंक्शन बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सीपी क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है बिटवीन 200 और 700, और हमें कहाँ से कहाँ चेंज करना है, 600 से जस्ट 300 पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन पे, इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे हम लोग। जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन को अपने फेज ट्रांजिशन, जो कि कहाँ पर था हमारा फेज ट्रांजिशन, जो कि 600 केल्विन और 1 बार पर था, तो ये वैल्यू तो हमें पता था, ये वैल्यू पता है। तो इस डाटा को ये हमारा क्या बनेगा, ये T1 बनेगा, ये क्या बनेगा, T1 है, ये T1 टेम्परेचर होगा। और T2 हमें कहाँ फाइंड करना है, वो 300 केल्विन का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम फेज ट्रांजिशन है, T2 पर हमें फाइंड करना है, T1 वैल्यू पता है, T1 का वैल्यू 600 केल्विन है, T2 का वैल्यू 300 केल्विन है, और ये वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये 1 जूल पर मोल पर केल्विन दिया हुआ है। T2 का वैल्यू 300 केल्विन है, और T1 का वैल्यू 600 केल्विन है। और ये वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन अल्फा टू बीटा। तो ये फाइनल क्या है, बीटा फेज करेंगे और माइनस अल्फा फेज करेंगे। अगर ये T2 टेम्परेचर पे है तो यहाँ भी T2 लेंगे और यहाँ पर भी T2 लेंगे। उसी तरह अगर T1 टेम्परेचर का है तो ये यहाँ पर भी रिएक्शन के लिए क्या निकालेंगे कि मोलर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यहाँ क्या है, यहाँ प्रोडक्ट यहाँ क्या है, प्रोडक्ट बीटा फेज है और रिएक्टेंट क्या है, अल्फा फेज है, ठीक है। और ये टेम्परेचर T1 है तो T1 है, तो जस्ट ऐसा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसमें ये जो ब्लू कलर में मैंने शो किया है, ब्लू कलर का डाटा हमें पता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ T2 क्या है, हमें T2 हमें 300 केल्विन पर ये वैल्यू फाइंड करना है, 300 केल्विन पर ये वैल्यू फाइंड करना है, और 600 केल्विन का वैल्यू ये वैल्यू हमें पता है, और ये वैल्यू भी हमें इस इक्वेशन में दिया हुआ है, जिसका वैल्यू 1 जूल पर मोल पर केल्विन है, और टेम्परेचर का वैल्यू T2 मैंने कहा कि यहाँ से 300 केल्विन है, और T1 क्या है 600 केल्विन है, ठीक है। तो ये जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हमें 600 केल्विन 600 जूल पर मोल पता है, डेल्टा एच अल्फा टू बीटा 600 जूल पर मोल, और ये इसका वैल्यू 1 जूल पर मोल पर केल्विन ये वैल्यू दिया हुआ है। और ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 300 केल्विन माइनस 600 केल्विन, ये वैल्यू क्या आएगा, माइनस साइन माइनस 300 केल्विन आएगा, और ये माइनस जब इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये फाइनल सब्सट्रैक्शन करने पर वैल्यू कितना आ गया, 300 जूल पर मोल आ गया, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसकी बेसिस पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यह क्वेश्चन जो IIT ने पूछा है, यह फर्स्ट क्वेश्चन का ये आपने ये दिया क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर मिस्टेक होने का सबसे बड़ा चांस क्या है ना, कि आपको ऐसा लगेगा
कि ये भी क्या है, एक फेज ट्रांजिशन है और यह एक इक्विलिब्रियम पर का प्रोसेस है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे ना कि जैसे डेल्टा एस क्या लिखते हैं, डेल्टा एस अल्फा टू बीटा एट 300 केल्विन का वैल्यू आपको पता है। तो आप क्या, आप इसे अगर आपने डेल्टा एच अल्फा टू बीटा और 300 केल्विन अगर ऐसा लिख दिया, बाई टी कितना है 300 केल्विन, ठीक है। अगर आपने ऐसा लिख दिया और इसके बेस पर आपने सिंपल टी के साथ मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से आपने डेल्टा एच का वैल्यू अल्फा टू बीटा एट 300 केल्विन इक्वल टू डेल्टा एस अल्फा टू बीटा और 300 केल्विन इंटू 300 अगर कर दिया, 300 केल्विन कर दिया, तो इसके बेस पर अगर ये इसे आप सॉल्व करें तो ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू कितना है 0.31 ये वैल्यू है जूल पर मोल पर केल्विन में। और इस पर अगर 300 केल्विन से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये केल्विन कैंसिल और इसके बेसिस पर वैल्यू जो आ रहा है वो वैल्यू आएगा 93 जूल पर मोल आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आएगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि डेल्टा एस तो हमें पता है, टेम्परेचर भी पता है, तो क्यों नहीं ये इक्वेशन को यूज करके हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू फाइंड कर लें। तो ये जो वैल्यू आपका वैल्यू आएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों ये रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि यह इक्विलिब्रियम नहीं है। दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर फेज ट्रांजिशन नहीं है। फेज ट्रांजिशन का इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम इज ओनली एट 600 केल्विन। 300 पर आप ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेल्टा एस जो भी आप लिखते हैं ये एक्चुअली क्यू रिवर्सिबल होता है बाई टी होता है। तो ये अगर रिवर्सिबल है तभी आप यहाँ पर, और कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तभी आप यहाँ पर डेल्टा एच लिख सकते हैं, डेल्टा एच बाई टी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एट 300 केल्विन, 600 केल्विन पर तो आप लिख सकते थे ऐसा, या 600 केल्विन पर तो ओके था, या टेम्परेचर 600 केल्विन ओके था। लेकिन यहाँ पर अगर आप जैसे ही 300 केल्विन लीजिएगा तो इस इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी चेंज जो होता है डेल्टा एच के कब बराबर होगा, जब वो इक्विलिब्रियम होता है। तो वो इक्विलिब्रियम पर ही है, वहां से आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको किरचॉफ इक्वेशन अप्लाई करना है और उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग फाइनल आंसर मार्क कर लें। जो IIT ने इस क्वेश्चन का जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज किया उसमें इसका आंसर रेंज 0.30 से 0.32 के बीच है, जो कि 0.31 है। उन्होंने ये फाइनल आंसर दिया था, साथ में ये रेंज भी दिया, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन के लिए भी उन्होंने कोई रेंज नहीं दिया, ये फाइनल आंसर 300 दिया और इसमें रेंज 300 या 2 डेसिमल पॉइंट तक, जस्ट ये 300 से 300 था, जिसमें कोई रेंज नहीं था, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने ये IIT JEE एडवांस जो थर्मोडायनेमिक्स का जो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जहां पर एंट्रोपी को एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर ले जाते हैं और कब हम लोग एंट्रोपी चेंज को एंथैल्पी चेंज से कोरिलेट करेंगे, और वो एक इक्विलिब्रियम वैल्यू पर ही होता है, और नॉन इक्विलिब्रियम वैल्यू पर के लिए आपको किरचॉफ्स लॉ को यूज करना पड़ता है एंथैल्पी चेंज को एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे पहुंचाने के लिए। सो थैंक्स।